हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। तो अभी जो कोरोना काल चल रहा है बहुत ही डेंजरस रूप लिए जा रहा है, तो आप घर पे ही रहें, हाथ हमेशा धोते रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो निकले ही नहीं। तो चलिए आज ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम हॉट्स क्वेश्चन लेके आएंगे कि सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, उस तरह से आपको रूबरू करवाए कि इस पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो चलिए बिना कोई बात करते हुए यहाँ पे हॉट्स क्वेश्चन यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर जो क्वेश्चन बेस्ड होता है, जो सीबीएसई पूछती है, वो क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ few pieces of granulated zinc metal taken in test tube। क्या रहा है कि 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। कितना ले रखा है बाबू? 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। अब क्या कह रहा है कि उसको जो है ना, उसके साथ साथ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल भी ले रखा है। ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल कहने का मतलब होता है बच्चा लोग, जिंक का जो टुकड़ा होता है, पीस होता है, वो लग रखा है। लेकिन ये जो चीज़ हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। टेस्ट ट्यूब एक बना लेते हैं ताकि बेटर एक्सप्लेनेशन से आपको समझा पाऊँ। तो एक टेस्ट ट्यूब में बना लिया हूँ इस तरह से। चलिए टेस्ट ट्यूब बन गया। टेस्ट ट्यूब में क्या कहता है कि ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल का कुछ टुकड़ा डाल दिया, यानी जिंक का कुछ टुकड़ा डाल दिया, पीस, और उसमें जो है क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चा लोग, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें जो है 2 ml क्या मिला दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया है। और ये क्या है बाबू, ये जिंक है। ठीक है। अब क्या रहा है कि अब वो व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म, अब ये जो चीज़ है इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से एक बबल्स निकलेगा, एक गैस निकलेगा। गैस कोई भी मतलब रिएक्शन में अगर गैस निकलता है तभी तो बबल्स होता है ना। तो जो है एक बबल्स निकलेगा। ठीक है। और उस बबल्स का नाम भी बताना है आपको। और कह रहा है ये जो केमिकल इक्वेशन होगा उसको आप बैलेंस कीजिए, और उसमें से जो गैस निकलेगा उसको आप डिटेक्ट करना है। उस गैस को आप कैसे पहचानोगे? तो चलिए पहले इसका मैं केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कभी भी बाबू जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? एक बात आपको रिकॉल करवा लूँ कि ये मेटल है, जिंक क्या होता है, मेटल होता है बाबू। और जो अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट देता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस देता है। ये बात आप लोगों को पता था, हम पढ़ा चुके थे जब बेस का जब कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे, बेस का जो प्रॉपर्टी बता रहे थे, उस समय हम डिस्कशन किए होंगे। चूंकि सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट तो देते हैं, सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाते। कुछ मेटल ही ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो बनाता है सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। कैसे? तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले बता देता हूँ। पहले यहाँ पर लिख देता हूँ क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है बाबू। चूंकि आप यहाँ पे कह दोगे सर आप सोडियम जिंकेट कैसे ले लिए, आपको तो याद होगा इसी के लिए लिख लिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, पहला नंबर जिंकेट आयन जान लीजिए क्या होता है। जिंकेट आयन क्या होता है? जिंकेट आयन जो होता है वो जिंकेट आयन ZnO2 और 2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ZnO2 2-। अब अगर ये सोडियम से मिलेगा तो कैसे मिलेगा बाबू? क्योंकि इस पर 2- चार्ज है, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ कंबाइन करना होगा तभी जिंकेट आयन मिल पाएगा ना। तो अगर सोडियम अगर 2 होगा तब जाके जिंक इससे कंबाइन करेगा ZnO2। इसी के लिए सोडियम जिंकेट का जो फार्मूला होता है वो Na2ZnO2। इसको मैं लिख देता हूँ क्या होता है ये, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और ZnO2- क्या होता है, जिंकेट आयन होता है। चलिए ये बात समझ में आ गई। ये बात हमको करना ही नहीं था, बस समझाने के लिए बता दिया था। यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। अब इसको कह रहा है बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और ये बैलेंस हो चुका है। फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, डिटेक्ट द गैस। अब कह रहा है कि अब आपको जो है इस गैस को, जो भी गैस निकलेगा उसको डिटेक्ट कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे ये कौन सा गैस है आप लोग बताइए बाबू, मेरे साथ बताइए कौन सा गैस है, कौन सा गैस है? ये बाबू है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? कभी भी अगर मान के चलिए यहाँ से बबल्स हुआ, यहाँ से बबल्स हुआ, यहाँ से बबल्स हुआ और यहाँ से जो गैस निकला, उस गैस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कलरलेस होता है,
वो दिखेगा ही नहीं हमको। तो कैसे, यहाँ पर एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे तो हमारा जो बर्निंग मैच स्टिक है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी पॉप साउंड से बुझ जाती है। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वह पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा हम लोग समझ जाएंगे कि वो गैस कौन था, हाइड्रोजन गैस था। ठीक है, फॉप 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 इस तरह से। ठीक है, तो आप समझ गए ये। ठीक है, इतना बात समझ गए। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व व्हेन द सेम मैटर। कह रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जब उस गैस की उत्पत्ति होगी। कब, जब सेम मेटल आप लो और उसका रिएक्शन आप डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवा दो। तो देखो कोई भी एसिड डाइल्यूट रहेगा वो अगर किसके साथ वही सेम मेटल है यानी जिंक है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट तो बने हुए करेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी देगा, वही गैस देने वाला, वही सेम गैस। फिर इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, कोई एक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, उसका रिएक्शन जिंक के साथ, यानी सेम मेटल बोला है तो सेम मेटल ही लेना होगा। जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक जो है सल्फेट के साथ मिल जाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जिंक ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। और चूंकि अब यहाँ पे बता रहा है वो कौन सा गैस है, तो H2 गैस है। H2 गैस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया, ये पूरा क्वेश्चन। और आपको पता है ये क्वेश्चन जो है CBSE, यहाँ से लिख देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2018 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2018 का जो एग्जाम हुआ था CBSE का बोर्ड, उसी समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 नंबर की 3 नंबर में पूछा गया होगा, ये तो 3 नंबर का लगता है कि 2 नंबर भी हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में बच्चों। देखते हैं आपको आता रहेगा, वो टॉपिक आप पढ़े रहिएगा, फिर भी उसमें ऐसा घुमाता है कि बच्चे को फंसा लेता है। लेकिन हम लोग को फंसता नहीं है, हम लोग को उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बिना कोई बकवास किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोहब्बत हो गई थी जो ये अरसा हो गया। आप लोग जो है ना पढ़ाई में ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया कीजिए, स्ट्रेस सबसे बेकार चीज़ होती है। पढ़ाई को एंजॉय किया कीजिए, पढ़ाई में जो है ना एजुकेशन में गहराई को देखिए। जैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, देखिए ये जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं खुद से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, ये साइंटिस्ट ने मतलब सैकड़ों वर्षों की अपनी मेहनत की वजह से ये पाया है। उस चीज़ को उनके मेहनत की वजह से देखिए, अगर वो चीज़ वो रिसर्च किए तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका डिस्कवर किए, रिसर्च किए, तब उनको रिसर्च करने में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, उस प्रॉब्लम्स को आप ध्यान दीजिए, उस मेहनत को याद कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। साइंटिस्ट की तरह सोचिए, तभी पढ़ाई आप लोग इंजॉय कर पाओगे, नहीं तो पढ़ाई आपको बोरिंग लगेगा। साइंटिस्ट की तरह सोचना है। दुनिया में जितना भी चीज़ है सबके अंदर एक गजब का गुण छुपा होता है, सभी के अंदर। मतलब अभी आप कहिएगा कि सारा चीज़ साइंटिस्ट खोज ही लिए हैं, अरे भाई बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है, तुम भी खोज सकते हो, क्या पता नेक्स्ट आइंस्टीन आप ही बन जाओ। इसी के लिए पढ़ाई में आप लोग एकदम एंजॉय करो, पढ़ाई को एकदम दिल से पढ़ाई करो, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। ठीक है बच्चा लोग, इतना आप लोग नोट कर लिए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम लेके समझा रहे हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट, यानी कॉपर टू नाइट्रेट को CuNO3 का होल टू, कॉपर नाइट्रेट का यही फॉर्मूला होता है ना बच्चा। कैसे, तो देख लीजिए, कॉपर नाइट्रेट, ये रहा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल Cu, नाइट्रेट का NO3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस ओवर होगा तो CuNO3 और इसका होल टू, तो ये होल टू हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। तो इसी तरह से कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला CuNO3 का होल टू हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि इसको बाबू कह रहा है हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या क्या कह रहा है, देगा बॉइलिंग ट्यूब पर हीट करना है हम लोगों को। किस पर हीट करना है, बॉइलिंग ट्यूब पर हीट करना है। तो बॉइलिंग ट्यूब पर हीट करेंगे तो हमको कॉपर ऑक्साइड, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस और उसके साथ साथ एक ब्राउन कलर का एक X नाम का गैस फॉर्म होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो वो बताना है। तो कॉपर नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और उसके साथ साथ क्या दे रहा है, बताओ बताओ बताओ, ऑक्सीजन गैस, उसके साथ साथ दे रहा है एक ब्राउन कलर का X नाम का गैस है, वो दे रहा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, पहला नंबर में पूछ रहा है, ए राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इस केमिकल
रिएक्शन का एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देना है आपको। तो जब तक आप x पता नहीं कर पाओगे तब तक तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर ही नहीं पाओगे। तो x क्या होगा आप बताइए 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 बताइए। यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए CuNO3 का होल 2। देखिए जब भी मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि आप इसको नोट कर पाओ, क्योंकि नोट करोगे तभी वो चीज़ याद रहेगी। अब अगर ऐसे ही देख रहे हो तो वो भूल भी सकते हो। दिमाग में कितनी बातें याद होती है ना, दिमाग में तो बहुत सारा बात आप लोगों को चलता होगा। अभी एज भी इस तरह का है आपको, ठीक है, तो इस तरह से बात भी चलता होगा ना, इसी के लिए ये बात भूल सकते हो। इसी के लिए कॉपी और पेन लेके बैठे रहो, ठीक है, और तब जाके मेरा वीडियो देखो, बहुत बेहतर से तुम लोग समझ पाओगे। यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट होता है, ठीक है, CuNO3 का होल 2। इसमें ऑक्सीजन गिनिए कितना है। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 ऑक्सीजन है। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड बना तो कॉपर जो है एक ऑक्सीजन यूज कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हो गया। देखते जाइए कैसे अभी सॉल्व होगा। फिर देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे O2 भी बन गया, यानी 2 ऑक्सीजन और लॉस हो गया, यानी 3 ऑक्सीजन बन गया। 3 ऑक्सीजन भी बच गया ना, 3 ऑक्सीजन। समझ रहे मेरा बात, समझिए, बहुत ही गजब का बात बता रहा हूँ। अब x देखिए हम लोग कैसे पता कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अब बचा कितना, अब ये तो यहाँ ये आ गया, यहाँ ऑक्सीजन सारा यूज हो गया, सिर्फ बचा अभी क्या, अभी ओनली बचा है NO3 यहाँ पे। तो वो NO3 तो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं। हाँ, एक बात हम लोग पढ़े हैं कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एग्जिस्ट करता है, तो बनेगा क्या बाबू, x के जगह पे क्या बनेगा, NO2 बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। और हम लोग एक बात पढ़े थे, कब पढ़े थे बाबू, कब पढ़े थे, जब ये रिएक्शन हम लोग किए थे PbNO3 का होल 2, ये जब डिकम्पोज होता था तो PbO और प्लस में NO2 और ऑक्सीजन गैस बनता था। और यहाँ भी हम पढ़े थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ये दोनों जो रिएक्शन है ये दोनों सिमिलर रिएक्शन है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ जो ये NO2 गैस होता है इसका कलर ब्राउन होता है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है, ये इसके अंदर एसिडिक वाला गुण होता है। तो इसी तरह का रिएक्शन है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, आइडिया मैंने दे दिया। तो यहाँ पे ये जो गैस होने वाला है वो ब्राउन गैस कौन था, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कीजिए, जल्दी जल्दी बैलेंस कर लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को अभी होमवर्क दे रहा हूँ, अभी होमवर्क नहीं, अब भी आप करो, अब भी करके कमेंट करो। ये कॉपर नाइट्रेट जो है, ये जो केमिकल इक्वेशन, इसको आप बैलेंस करो, अब भी जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट में कर रहा हूँ, आप लोग कर लिए होगे, चलिए कर लिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे बैलेंस करें, तो कर लेते हैं हम लोग, बहुत आसान है। यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे हो गया। चल देखिए बैलेंस करने का बहुत आसान तरीका हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, उसमें मारिएगा यूट्यूब के सर्च बॉक्स में हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन बाय विजेता सर, आ जाएगा। वहाँ पे बहुत आसानी से आप लोग समझ पाओगे। मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन से किया, मैं ऐसे ही कर देता हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 दिए तो यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा हम लोग को। 3 2 6 2 12 ऑक्सीजन हो गया। अब चूंकि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, ये पहले वाला 2, अब यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 देना पड़ेगा तब जाके होगा। यहाँ पे 4 नाइट्रोजन इधर, 4 नाइट्रोजन इधर, और ऑक्सीजन कितना है, 2 2 2 4 और 4 और 8 8 4 12। चलिए बैलेंस हो चुका है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। देख लीजिए आप, ये ए नंबर था, बी नंबर अब हम लोग देख रहे हैं। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, बहुत टाइम लग सकता है इसमें, हम लोगों को समय नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स। वो आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए सी नंबर चलिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए एक बड़ा कंपाउंड जो है 2 3 में टूटा है, 3 में टूट गया है। तो व्हेनेवर a big compound, whenever a large compound split into 2 or more simpler substances, this is called decomposition reaction होता है ना, कि एक बड़ा कंपाउंड 2 3 में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, देख लीजिए यहाँ पे 1 से 2 3 में डिकम्पोज हो गया, और क्योंकि इसमें हमको हीट देना पड़ रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए,
तभी तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 तरह का टाइप का रिएक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ना, उसके बाद एक था थर्मल डिकम्पोजिशन और एक था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये क्या है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें हीट दे के एक बड़े कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया गया है। तो चलिए वो बात नहीं करेंगे अभी, जो पूछ रहे हैं वही करते हैं। डी नंबर क्या कर रहा है, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स। ये जो गैस एक्स है, गैस एक्स क्या था, NO2 था। अब कह रहा है इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन यानी NO2 प्लस में H2O, तो ये क्या बनेगा, ये बना देगा नाइट्रिक एसिड HNO3। देख लीजिए, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, बार बार मैं बैलेंस नहीं करूंगा। अब ये जो नाइट्रिक एसिड बना दिया है बच्चा लोग, अब ये कह रहा है इसका पीएच रेंज बताइए। तो डेफिनेटली है इसका पीएच क्या होगा बाबू, क्या होगा, पीएच लेस देन 7 होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। डी नंबर भी सॉल्व हो गया। अब फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में कह रहा है, इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, द कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्स। एक मेटल एक्स है, उसका जो कार्बोनेट होता है, मेटल एक्स का जो कार्बोनेट होता है, मेटल एक्स का जो कार्बोनेट होता है, ठीक है, तो हम लिख दिए XCO3। वो क्या होता है, वाइट होता है। क्या है, वाइट बोल दिया है, वाइट है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखते रहिए देखते रहिए। इट डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड। अब इसको हम लोग हीट करते हैं, यानी XCO3 को हम लोग जब हीट करते हैं, जो कि ये वाइट रंग का होता है, ये वाइट होता है, वाइट लिख लीजिए, वाइट। अब अगर जो हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है बाबू, इट डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और प्लस में बनाता है एक येलो सॉलिड एंड अ येलो सॉलिड ऑक्साइड। एक येलो कलर का सॉलिड बनाता है, हमको पता नहीं है सॉलिड, तो बताना है व्हाट इज मेटल एक्स, यानी मेटल एक्स बताना। एक सॉलिड बनाता है, ये यहाँ पर गैपिंग है, वो बताना है हमको क्या होगा यहाँ पे। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए एक बात बताइए, एक बात बताइए कि ये जो वाइट कलर का जो सॉलिड होता है वो क्या होता है ना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी एक सॉलिड ही होता है ना, वो भी वाइट कलर का ही होता है ना। संगमरमर, मार्बल जो होता है उसको देखिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या यही तो नहीं होगा सर? सर 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 हमको तो पता लग गया सर, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यानी जो मेटल होगा वो कैल्शियम होगा सर, हम पता कर लिए। गलत है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो इधर बन रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा। द कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्स इज वाइट। जो कार्बोनेट होता है मेटल एक्स का वो वाइट होता है, सही बात है, ये भी वाइट है। इट डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड। ये जब जो है ना इसको हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और एक येलो कलर का सॉलिड बनाता है, येलो कलर का सॉलिड ऑक्साइड बनाता है। ये सॉलिड ऑक्साइड है, यानी मेटल है, मेटल ऑक्साइड बना दिया, यानी सॉलिड ऑक्साइड। ये भी तो वाइट कलर का होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन वाइट रंग का होता है, ये भी तो वाइट है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं बाबू, उसको जो है येलो होना चाहिए, येलो होगा, येलो येलो येलो, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है बाबू। ओहो, सभी लोग निराश हो गए, सही नहीं बोल पाए। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग। एक बात याद कीजिए, PbCO3 याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। PbCO3 का भी कलर क्या होता है बाबू, वाइट होता है, वाइट, यानी लीड कार्बोनेट, यानी X क्या है यहाँ पे, लीड है। लीड कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और ये जो लीड ऑक्साइड है ये होता है येलो कलर का, ये होता है येलो कलर का, ठीक है, समझ रहे, ये होता है येलो कलर का। तो यहाँ पे X क्या हो जाएगा, Pb, यानी लीड हो जाएगा, ठीक। तो ये बात समझना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा। हम ये सब चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने भी बहुत मेहनत किया हूँ, तब जाके ये हुआ है, समझ रहे हो, तभी जाके ये होता है। इसी के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर का जो मैं बात बताऊँगा, ये मैं, यानी मेरा जो स्ट्रगल रहा बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ा है, तब यहाँ पे आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं हो जाती। तो ये बात आपको समझ में आए। मेरा भी जो लाइफ है स्ट्रगल से भरा हुआ है अभी भी, और जब मैं स्कूल टाइम में था उस समय भी मेरा लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ था। मैं जो था, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं भी जो स्टूडेंट लाइफ में हुआ करता था, अभी भी स्टूडेंट लाइफ में ही हूँ। लेकिन क्या बताऊँ मैं आपको, उस समय में जो
था, वो बता नहीं सकता, बहुत ही कमज़ोर था क्लास में, अपने क्लास में बहुत ही कमज़ोर था। मैं सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि बिरसिंहपुर समस्तीपुर में पड़ता है वहाँ पढ़ता था। यानी ये जो समस्तीपुर है ये बिहार में पड़ता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आए तो ये बिहार में है समस्तीपुर। उसमें वहाँ एक गांव है बिरसिंहपुर जहाँ एक बहुत अच्छा सा स्कूल है सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं में पढ़ता था। तो अपने क्लास में जो है ना मैं बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक। एक्चुअली हमारा जो स्कूल है वो बहुत बड़ा स्कूल है, इसी के लिए जो क्लास 10th था ना उसमें 4 सेक्शन हुआ करती थी, 4 सेक्शन। अभी कितना है पता नहीं। तो 4 सेक्शन था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इतने सारे सेक्शंस थे। और सभी में बहुत सारे बच्चे, लगभग 40-50 बच्चे होते थे पर सेक्शन में। तो मैं जो था ना वो सेक्शन डी में था, तो बहुत ही वीक था मैं पढ़ने में। वो बता सकते हो कि ये सेक्शन ए में जो सबसे वीकेस्ट, सेक्शन ए बोल रहा हूँ, सेक्शन डी में जो है ना मेरा नंबर जो है सबसे नीचे आता था, क्योंकि मैं सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट था। हर एक क्लास में 2, 3, 4, 5 वीक स्टूडेंट होते हैं ना, तो उसमें भी 4-5 बच्चे में मेरा नाम आ जाता था। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता था तो हमको सर बोर्ड पे बुलवाते थे, इतना डर लगता था, फिर मार भी पड़ती थी क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था। बहुत वीक था मैं पढ़ने में, बहुत वीक था। सबसे ज़्यादा डर तो तब लगता था ना, क्या मैं बताऊं, चलो ये बात बता देता हूँ, थोड़ा अपने दिल की बात शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। तो क्या होता था कि क्या बताऊं, चलो बता ही देता हूं, चलो कोई बात नहीं है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर चलो बता देता हूं। देखिए कभी भी जब सेंट पॉल था ना, हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम लोग साइकिल से ही जाते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो साइकिल से उस दिन भी गए, तो जिस समय वर्षा होती थी ना, तो उस समय भी मम्मी मेरे को स्कूल भेज देती थी कि नहीं जाओ जाओ, स्कूल छोड़ना नहीं है, एक दिन भी स्कूल नागा नहीं करना है। तो हम भींगते भींगते बरसाती पहन के ही हम स्कूल में चले जाते थे। तो बहुत सारा बच्चा जो है ना स्कूल में जब बारिश होती थी, मतलब स्कूल में थोड़ी ना होगी, हर जगह होगी बारिश, तो जब बारिश होती थी तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते थे। तो क्लास 10th में लगभग 250 बच्चे होंगे पूरे स्कूल में मेरे, तो 250 बच्चे में 250-300 तो नॉर्मल होंगे। तो उतने बच्चे में बहुत कम ही बच्चे आते थे क्लास 10th में। तो चारों सेक्शन जो है ना, जो चारों सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में, तो बच्चे कम आए, 4-5 बच्चे आते थे। तो चारों क्लास में अलग अलग टीचर्स को जाना पड़ेगा, तो टीचर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसी के लिए क्या होता था कि चारों सेक्शन को कंबाइन कर दिया जाता था, एक ही में ही कर दिया जाता था, और तब जाके एक ही टीचर वहाँ पे पढ़ा लेते थे और सब टीचर्स को आसानी हो जाता था पढ़ाने में। तो ये बात था। तो होता क्या था कि हमको भी जाना पड़ता था। मम्मी तो ठेल ठेल के भेजाती थी, बउआ जो स्कूल जाना ही पड़ेगा तुमको स्कूल। हम तो जाना चाहते नहीं थे। सेक्शन ए में कंबाइन कर दिया जाता था, वहाँ टीचर पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे सर, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, MM सर, चलिए नाम भी ले लिया, वीडियो देखेंगे तो हम पे घुसाएंगे भी, चलिए कोई बात नहीं है। फिर भी मतलब हम जब पढ़ते थे वहाँ तो इतना डर लगता था हमको सेक्शन ए में जाने में, क्योंकि सेक्शन ए में सिर्फ लड़कियाँ थी, हाँ कुछ लड़के भी होंगे। सेक्शन ए में बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। क्यों डर लगता था इसका मेन रीज़न मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब सर लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे यहाँ पे बोर्ड पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते थे, तो हमको डर लग जाता था। हमको इसलिए डर लग जाता था कि कहीं अगर हमको बुला लिए बोर्ड पर बनवाने के लिए तो हमसे तो भाई होगा नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पल्ले नहीं पड़ता था, उस समय कुछ भी समझ में ही नहीं आता था। हाँ टीचर्स बहुत अच्छे से थे, ये मानना पड़ेगा। MM सर, BP मैम थी जो बायोलॉजी पढ़ाती थी, बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी, और MM सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और मैथ पढ़ाते थे हम लोगों को BM सर, और बहुत अच्छे पढ़ाते थे वो भी। तो बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन अब क्या करूं, उनका तो कोई गलती नहीं यार। मैं घर पे नहीं पढ़ूंगा और मेहनत नहीं करूंगा और ध्यान नहीं दूंगा क्लास में, तो डेफिनेटली है कि मैं कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा ना। तो उन सारे टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मेरे को ही नहीं पढ़ता था, समझ में नहीं आता था। तो इसी के लिए क्लास में सबसे वीक था मैं पढ़ने में, सबसे वीक, ये मान लो। कुछ नहीं आता था मेरे को, कुछ भी नहीं। सभी लोग मजाक बनाते थे। एक बार क्या हुआ था कि मेरे को SST में यानी सोशल साइंस में पता नहीं कैसे 20 में 20 आ गया। मैं थोड़ा पढ़ा था तो आ गया 20 में 20, 20 में 20 मार्क्स आ गए। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को देख के कहते, ओहो इसको कैसे मार्क्स आ गया, देखो ना इसको 20 में 20 कैसे आ सकता है। तो जाहिर से बोलना सही है, क्योंकि यार हमें पढ़ता नहीं था ना, इसी के लिए अगर पढ़ने भी लगा तो बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि इसको कैसे आ सकता है। तो ये हद था मेरा, मतलब ये था मेरा रैंक अपने क्लास में, इतना वीक था मैं।
तो कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया वो मैं थोड़ा स्टोरी बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जिन लोगों को मतलब स्किप करना है यहाँ से वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हो क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो, लेकिन मैं अपना थोड़ा लाइफ स्टोरी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। देखो क्या है कि उसके बाद क्या हुआ ना कि सेक्शन ए में जब कंबाइन होता था उसमें सारी मतलब बहुत सारी लड़कियां हुआ करती, थोड़े लड़के थे, कंबाइन होता था वहाँ ना। तो मेरे को डर लगता था कि जो सर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते कहीं हमको बोर्ड पर बुलवा लिए तो उस सारे लड़की के सामने तो हम बेइज्जत हो जाएंगे ना, फिर कहेगी वो कैसा लड़का, इसको कुछ भी नहीं आता। मतलब आप सोच सकते हो ना, आप उस बेइज्जती, उस लेवल के बेइज्जती को समझ सकते हो। माय गॉड, बहुत खतरनाक वाला बेइज्जती होता है। एक बार तो हो भी गया था मैं बेइज्जती, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता था। अकेले जाके रोता था कि कैसे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इतना मतलब मैं वीक था पढ़ने में, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत ही मतलब बैड मोमेंट था मेरा वो स्कूल लाइफ, बता नहीं सकता। और सारे टीचर्स बोलते थे यार तुम पढ़ते क्यों नहीं। तो ये बात थी। तो एक दिन क्या हुआ ना कि मैं YouTube पे, मतलब मैं क्लास 10 से मोबाइल रखता था, कितना बार मम्मी को बोला था तो मोबाइल ला के दी थी। वो सैमसंग गैलेक्सी J2 फ़ोन था उस समय मेरे पास। तो ऐसे ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था यूट्यूब पे। एक मैंने वीडियो देखा, एक सर थे फिजिक्स वाला सर, अलग पांडे सर। ओ माय गॉड, ये वो तो मेरे भगवान है। और उन्हीं के वजह से आज जो भी हूँ, भले आज कुछ भी नहीं हूँ, अभी तो मेरा शुरुआत है, इट इज़ माई इनिशियल टाइम, बट आगे जो भी करूँगा सर का दिया ही हुआ है मेरे पर। मेरे वो फिजिक्स वाला सर का जो है ना एहसान है, उनके एहसान तले हम दबे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम यहाँ पर हैं। अभी कुछ नहीं हूँ मैं, लेकिन आगे जो भी होऊंगा ना, जो भी होऊंगा मैं सर के वजह से होऊंगा। इसी के लिए सर को प्रणाम है। और फिजिक्स वाला सर जो है अलग पांडे सर, उनका वीडियोस में रेगुलर देखता गया। वो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। देखते गए वीडियोस को, देखते गए, रेगुलर हुए, कंसिस्टेंस स्टडीज़ में करता गया। और उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम का 10 महीना, मतलब ये हमने जो है 10 महीना स्कूल पढ़े और 2 महीना या 3 महीना एग्ज़ाम का बचा होगा तो मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मैं स्कूल ही नहीं जाता था। घर पे बैठ के सर का लेक्चर देख रहे हैं, एकदम पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते मतलब हमको ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि यार हम सच में पहले से मेरा तो डेवलपमेंट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। क्योंकि मैं बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स था, लाइट का, इसका न्यूमेरिकल खट सॉल्व हो जाता था यार, आराम से सॉल्व हो जाता था। यहाँ तक कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल सब में सॉल्व करने लगा धीरे धीरे। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आते गया और आज मैं हूँ आपके सामने खड़ा एज ए टीचर, और आगे भी रहूँगा एज ए टीचर, क्योंकि मेरे को टीचर बनने का ही शौक था और मैं टीचर ही बनना चाहता था। और अभी मैं हूँ, अभी छोटे लेवल पे हूँ, लेकिन धीरे धीरे आगे जाऊँगा। अब मेरा पूरा जीवन जो है ना आप लोगों के लिए ही है, स्टूडेंट के लिए ही। मैं जो चाहता हूँ कि स्टूडेंट का लाइफ ब्राइट हो, और जो मैं गलती किया था ना क्लास 10th से नीचे, वो आप लोगों को ना करना पड़े। इसी के लिए जो है आप लोग मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अलग पांडे सर के बारे में मैं क्या बताऊं यार, अलग पांडे सर तो मेरे लिए गॉड है, गॉड। क्योंकि उन्हीं के वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आगे कुछ भी करता हूँ ना तो मैं सारा जो क्रेडिट है सर को देना चाहूँगा, क्योंकि वो जो हिम्मत से पढ़ने का और ये जो मोटिवेशन जो होता है ना, मैंने सर से सीखा है। माय गॉड, सर वो जब बोलते हैं ना तो मेरा रोआ जो है ना, शरीर का जो बाल है, बाल खड़ा हो जाता है। उनका बात जो है ना दिल पे लगता है, डायरेक्ट खट सवर दिल पे लगता है। बहुत ही खतरनाक स्पीच देते हैं सर, और पढ़ाते तो बता ही नहीं सकते, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड। इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में वो समझाते हैं, बहुत अच्छे सर है। तो उन्हीं के वजह से मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। सर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, सर को, अलग पांडे सर को। क्या बताऊँ, मैं उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ हूँ और यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता है टीचिंग करना। हाँ, बहुतों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। मुझे बच्चे को पढ़ाना, समझाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अलग पांडे सर भी कितना अच्छा कर रहे हैं यार, उन्होंने बहुत मेहनत की। अलग पांडे सर के बारे में सभी बोल देते हैं सर अच्छा पढ़ाते, लेकिन उन्होंने कितना डार्क नाइट को फेस किए हैं। वो जो अंधेरी काली रात में उन्होंने बैठ के जो पढ़े हैं, उनके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। तो मेहनत किए तब सर आज यहाँ पे हैं, और हम भी अभी उन्हीं से मतलब बहुत कुछ सीख कर हम यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। नहीं तो हम भी अभी
वही होते वीक स्टूडेंट के श्रेणी में भी हम भी आते, और क्या 10th में फेल होते और 11th 12th में भी फेल होते। तो ये सारा था। जिस तरह से सर अभी बच्चे को बहुत कम, बहुत मिनिमम अमाउंट में जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चे लोगों को, वो हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। भले उतना लेवल पे तो होगा नहीं, मैं तो सर के बराबर क्या, मैं तो सर के पैर के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अलख पांडे सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। जो स्ट्रगल उन्होंने किया, उन्हीं से मैं इंस्पायर होके यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। सर को फिर से धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। और मैं क्या बताऊँ कि सर जो है ना, गरीब बच्चों, जो मतलब जो अभी के टाइम में एजुकेशन जो है, शिक्षा बहुत ही महंगी हो गई है, हर एक चीज़ महंगी हो गई, उसके साथ शिक्षा भी। हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत सारे रुपए लेते हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं जो उतने मनी को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो उनके लिए फिजिक्स वाला सर ने ये प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किए थे। फिजिक्स वाला नाम से उनका ऐप भी है, और वहाँ वो एकदम मिनिमम अमाउंट में, कम पैसे में एजुकेशन देते हैं बच्चे लोगों को, और लेवल वाले एजुकेशन देते हैं, एकदम मस्त एजुकेशन देते हैं बच्चे लोगों के, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी जाके वहाँ पे पढ़ सके। क्योंकि लगभग बहुत कम रुपया लेते हैं सर, और वो बहुत अच्छे हैं। मिनिमम अमाउंट है, जिससे वजह से सारे गरीब बच्चे से गरीब बच्चे जो है IIT JEE नीट का जो है एजुकेशन बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं, और ये था। तो यही बात था। और अलख पांडे सर के कारण ही मैं अभी यहाँ पे हूँ। अलख पांडे सर जो है 2017 से मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, तो वो भी इस वाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने स्ट्रगल करते 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 अभी इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं कि बता नहीं सकते। इसी के लिए बच्चे, आप लोग भी इन सारे स्टोरी से मोटिवेट होइए और कुछ करके दिखाइए। तो ये बात थी। बच्चे लोग, अलख पांडे सर ने 2017 से जो है वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे, और तब जाके अभी धीरे धीरे मेहनत करते गए और आज इस मुकाम पे हैं कि अभी उनको पूरा इंडिया जानती है। पूरा इंडिया में वो फेमस हैं। पूरा इंडिया का जो स्टूडेंट है, सभी इंडिया के स्टूडेंट आई थिंक उनको जानते होंगे। अभी फ़िलहाल में ही हमारे बिहार के ही HC वर्मा सर जो हैं, HC वर्मा सर से उनका कन्वर्सेशन हुआ है, और बहुत ही पूरे वर्ल्ड के जो ग्रेट टीचर हैं फिजिक्स के, वाल्टर लुईन सर, उनसे भी कन्वर्सेशन हुआ है। तो ये अचीवमेंट उनको प्राप्त हुआ है, ये उनका मेहनत का फल है जो उन्होंने प्राप्त किया, और उन्हीं से मैं मोटिवेट होकर अभी मैं आपके सामने हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। भले ही अभी मैं छोटे लेवल पे हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन डेफिनेटली हूँगा सक्सेस। तो इतना मैं अपने लाइफ में बोल दिया हूँ। लेकिन क्या बताऊँ, अलख पांडे सर ही मेरे लाइफ को बदले हैं, मैं इतना कहूँगा, क्योंकि जो मेहनत करने का जज्बा है वो तो मैं उन्हीं से सीखा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलख पांडे सर की बराबरी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर अलख पांडे सर के जैसा अगर 0.01% भी मैं अगर बन जाता हूँ और बच्चे को उस तरह का एजुकेशन दे पाता हूँ, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे दुनिया का हर एक खुशी मिल जाएगा। मैं समझूंगा कि मैं सब कुछ पा लिया। बस अलख पांडे सर के जैसा मतलब 0.01% भी अगर मैं बन जाऊँ, तो मेरे लिए वो बहुत है, बहुत है सर, बहुत है। मैं ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस इतना बोलूँगा कि सर आपने मेरा ज़िंदगी बना दी है। अब मुझे पता है कि मैं अभी इतने लेवल पे हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं डेफिनेटली सक्सेस होऊंगा। और तमन्ना है कि सर एक बार आपसे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आप ही के वजह से मेरा ये ज़िंदगी है जो सही ट्रैक पर आया है। इसी के लिए मैं एक बार आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। ज़िंदगी में एक बार तो आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा सर। अगर आप के पास ही अगर वीडियो पहुंच जाता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल पे कमेंट करके मेरे को प्लीज़ थोड़ा बात कर लीजिए, थोड़ा सर। ठीक है, चलिए इतना बात हो गया। अब ये क्वेश्चन का आंसर्स वगैरह आप लोग समझ गए, जो सोल्यूशन था। चलिए बहुत बात हम लोग कर लिए, बहुत ही ज़्यादा बात कर लेते हैं, इतना बात नहीं करना है ना। तो ये मैं इसलिए बोला कि आप मोटिवेट हो जाओ,
में हम लोग कहाँ थे, मैं कहाँ था और कहाँ चला अभी हूँ, मतलब डेवलपमेंट में तो हूँ ना। और देख सकते हैं फिजिक्स वाला सर का जो जितना लाइफ स्ट्रगल था, ओ माय गॉड, आई कैनॉट। एक दिन फिजिक्स वाले सर के बारे में मैं बताऊंगा, वो कितने सारे लाइफ में स्ट्रगल उन्होंने देखे और किस तरह से यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचे। बहुत ही दुख भरा उनका स्टोरी रहा है। मैं एक दिन डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, अभी मैं आगे देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से CBSE क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो बस मैं आपको आइडिया दे रहा था, हॉट्स क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। मैं बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा था आपको कि इस तरह से क्वेश्चन CBSE पूछती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेटल और नॉन मेटल अभी फ़िलहाल में रोक देते हैं। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे जहाँ तक, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे, फाउंडेशन लेवल के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। और ये और 11th और 12th के बच्चे आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि 11th और 12th दोनों का मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। सिर्फ केमिस्ट्री और बहुत ही लेवल का पढ़ाई होगा, टेंशन नहीं लेना है और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।